आयु की बात सुनकर वहां मौजूद सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। तभी आदित्य उस अधर को जमीन पर पुश करते हुए अपनी ऊंची आवाज में उससे कहता है, व्हाट द फक दिस कैन नॉट बी हैपेंड भाई। इतना कहकर आदित्य वाई की तरफ आता है और हूर के पास बैठता है। जब आदित्य हूर की तरफ देखता है तभी उसे महसूस होता है कि हूर सच में सांसें नहीं ले पा रही थी और आयुष सच कह रहा है। तभी आदित्य हूर के गालों पर टैप करते हुए अपनी ब्रोकन वॉइस में कहता है, हे एंजल, आप पद्दू के साथ ऐसा गंदा गेम नहीं खेल सकते। आंखें खोलो मेरा बच्चा, आंखें खोलो। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपको पनिश करूँगा। प्लीज़ बच्चा, आंखें खोलो और सांस लो एंजल। हूर के ऊपर आदित्य की किसी भी बात का, उसकी किसी भी डांट का कोई असर नहीं होता। तब यूवी हूर की तरफ देखते हुए आदित्य से कहता है, कुछ भी करा दूँ, मेरी प्रिंसेस को बचा ले प्लीज। तभी आदित्य अपना सिर हिलाते हुए हूर की तरफ देखता है और यूवी से कहता है, कुछ नहीं होगा हूर को भाई। तभी आदित्य हूर की पल्स चेक करता है और फिर हूर की हार्ट बीट चेक करने के लिए अपना हाथ उसके सीने पर रखता है, जहां एक इंसान का दिल होता है। अगले ही पल आदित्य पैनिक होते हुए उनसे कहता है, भाई एंजल की तो हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है और ऐसे में हमें कुछ भी करके उसकी सांसें वापस लानी ही होगी, वरना हम इसे हॉस्पिटल तक भी लेकर नहीं जा पाएंगे। तभी आदित्य आयु की तरफ देखते हुए कहता है, भाई एंजल का सर नीचे रखिए। आई नीड टू गिव हर CPR नाउ एंड इट्स डैम अर्जेंट। आदित्य की बात सुनते ही आयु बहुत धीरे से हूर के सिर को नीचे जमीन पर रखता है और फिर आदित्य हूर को CPR देने लगता है। आदित्य ये प्रोसेस 10 मिनट तक करता है पर उसका हूर पर कोई असर ही नहीं होता। ये सब देखते हुए आदित्य अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, आपने मुझसे मेरे पेरेंट्स छीन लिए, तब मैंने आपसे कोई भी शिकायत नहीं की थी भगवान। पर अभी अगर आपने मुझसे मेरी जान, मेरी हूर को छीन लिया तो मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूँगा, आपका नाम नहीं लूँगा और ना ही कभी आपके मंदिर में अपना कदम रखूँगा। बस एक छोटी सी उम्मीद चाहिए मुझे, बाकी मैं संभाल लूँगा प्लीज। भगवान से प्रार्थना करने के बाद आदित्य अपनी लाल आँखों को खोलता है और वो हूर की तरफ देखता है। तभी आदित्य एक लास्ट टाइम ट्राई करता है और अगले 5 मिनट बाद अचानक से हूर के बॉडी में एक झटका सा लगता है और ऐसा लगता है कि उसे अचानक से सांस आई हो। जब आदित्य हूर की ब्रीथिंग चेक करता है तभी उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आता है और उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, शी इज ब्रीथिंग बट वेरी स्लो, सो वी नीड टू टेक हर एट हॉस्पिटल इमरजेंटली। आदित्य की बात सुनकर सब अपना सिर हिलाते हैं। तभी निशा अपना स्कार्फ निकालती है और उसे हूर के सिर पर बांध देती है
आदित्य हूर को अपनी बाहों में उठाने वाला ही होता है कि तभी अधर्व अपनी बेहूदी स्माइल के साथ उनसे कहता है, अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि एक लड़की के पीछे तीन तीन लड़के, उप्स सॉरी, लड़के नहीं आदमी हैं। जो लड़की अपने पीछे तीन तीन आदमियों को घुमाती है, उसे पता है हमारी ये सोसाइटी में क्या कहते हैं। रख। इससे पहले वो अपना घटिया शब्द पूरा करता, यूं भी उसके मुंह पर अपना सॉलिड पंच दे देता है। इसकी वजह से अधर्व के तीन दांत बाहर आते हैं और फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर वो इतना नीचे गिरता है कि यूवी का जोरदार पंच खाने के बाद भी अपना मुंह खोलते हुए उससे कहता है, क्यों मारा मुझे? हाँ, तुम लोगों से सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? और मिस्टर आदित्य सिंह, आप तो इस लड़की के प्यार में पागल ही पड़े हो। मैं आपको इससे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके जाल से। अरे, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। वैसे आप मुझे एक बात तो बताइए कि क्या आप सच में इस लड़की से प्यार करते हो या फिर बस यूज कर रहे हो इसे, जैसे मेरे फ्रेंड अंश ने किया। अधर्व की इतनी गंदी बातों को सुनकर आदित्य अब अपना काबू खो देता है। तभी आदित्य वहाँ से उठकर उस घटिया इंसान के पास जाता है और उसका गला पकड़कर दबाते हुए उससे कहता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हूर के लिए अपने इस गंदे मुंह से इतनी गंदी सी बातें करने की। इस वक्त आदित्य सच में गुस्से की वजह से पूरा लाल पड़ चुका था। यहाँ तक कि वो खुद अपने गुस्से में कांप रहा था और उसकी आंखें इतनी ज़्यादा लाल हो चुकी थीं मानो उसकी आंखों में अभी खून जम गया था। तभी अधर्व लंबी लंबी सांसें लेते हुए आदित्य से पूछता है, लगती क्या है वो और क्या रिश्ता है आपका उस लड़की से जो आप उसे बचाने के लिए इतनी लोगों की जान ले रहे हो? हाँ, अभी समझा मैं। अगर उसे कुछ हो गया तो रोज रात को आपको खुश कौन करेगा ना? प्यार तो बस एक बहाना है, वो आपकी विदा। तभी आदित्य बिना कुछ सोचे समझे कुछ दे के एक पॉकेट नाइफ निकालता है और वो अधर्व के गले पर रख देता है। वैसे तो नाइफ छोटा था तो उससे अधर्व मरता नहीं है, पर दर्द से तड़पता जरूर है। एक बात और कि अभी उसके मुंह से एक भी आवाज़ बाहर नहीं आती और ये देख कर आदित्य अपनी सर्द आवाज़ में उससे कहता है, तूने अपनी आवाज़ यूज करके मेरी हूर को इतने गंदे लगाए हैं कि उसे घटिया नाम से पुकारना चाहा ना? तो देख, अभी मैं तेरी आवाज़ ही बंद कर दी। अभी तो जितनी मर्जी उतना चिल्ला, पर तुम मेरी आवाज़ वापस नहीं आएगी। अभी रही बात कि वो क्या लगती है मेरी तो मैं तुझे बता दूँ, मैं प्यार करता हूँ उसे, पर तू इतना बेहुदा इंसान है कि तुझे शायद इसका प्रूफ भी चाहिए बेट। तभी आदित्य यूवी के पास मौजूद चाकू लेता है और उस चाकू से अपने अंगूठे से कट करता है, जिसके वजह से उसके अंगूठे से खून निकलने लगता है। तभी आदित्य एक बार
उस अधर्व की तरफ देखता है। फिर हूर के पास आकर उसकी मांग में अपना खून भर देता है। आदित्य के इस कदम से वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पहले शॉकिंग एक्सप्रेशन में बदल जाते हैं, फिर अगले ही पल उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। तभी आदित्य उस अधर्व की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तूने पूछा ना मुझसे कि क्या रिश्ता है मेरा, तो आज और अभी से बीवी है ये मेरी। वैसे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कुछ भी बोले, पर मैं अपने आगे मेरी हूर की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। वैसे मुझे अपने प्यार को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर तूने एक मासूम के लिए जो घटिया बातें बोली हैं ना, उसने मुझे मजबूर कर दिया और मैं मेरे इस किए की वजह से कभी अपनी ज़िंदगी में पछताऊंगा भी नहीं। तभी आदित्य वहाँ खड़े मार्क और उसके बाकी गार्ड्स की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन और बॉसी आवाज़ में उनसे कहता है, गिव हिम एवरी पेनफुल डेथ एंड मेक श्योर ही रिग्रेट फॉर दिस लाइफ। आदित्य का ऑर्डर मिलते ही मार्क और उसके बाकी गार्ड्स अधर्व को लेकर वहां से चले जाते हैं। वो सारा की लाश को भी लेकर जाते हैं। आदित्य बिना कोई वक्त गंवाए हूर को उठाता है और वो लोग वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। 7 हिल्स हॉस्पिटल। इस वक्त आदित्य अर्जुन के साथ ओटी में था और बाकी सब आयु, यूवी, प्रिंस पर, अलीना और वहीं ड्रीम अचीवर ग्रुप। ओटी के बाहर ही सभी लोग खड़े पागलों की तरह इधर से उधर घूम रहे थे। तभी निशा रोते हुए आयु और यूवी की तरफ देख के उनसे कहती है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं हूर की बात मानती ही नहीं तो इस वक्त वो यहाँ नहीं होती। मेरी इस गलती के लिए आप दोनों मुझे जो भी सज़ा देना चाहोगे मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ सर। निशा की बात सुनकर श्रेजल आयु और यूवी से कहती है, इसमें सिर्फ निशा की नहीं पर हम सब की, निशा, सेजल, आर्या और अलीना की गलती है सर। तो आप दोनों प्लीज़ निशा को ही सज़ा नहीं दे सकते हैं, हमें भी सेम सज़ा मिलनी ही चाहिए। आर्या अलीना भी सेजल की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाती हैं। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर आयु यूवी की तरफ देखता है और यूवी बस अपना सिर हिलाता है। तभी आयु उन चारों लड़कियों की तरफ देखता है जो अभी वहां पर अपना सिर झुकाए हुए किसी गुनहगार की तरह खड़ी हुई थी और साथ में उनकी आंखों से लगातार आंसू भी बहे जा रहे थे। तभी आयु उनकी तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज़ में उनसे कहता है, इसमें तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं है। तुमने हूर को बचाने की कोशिश की और तुम्हें भी तो पता नहीं था ना कि हूर कुछ ऐसा करने वाली है। सो इट्स फाइन एंड देयर इज नॉट नीड टू ब्लेम योर सेल्फ। आयु का जवाब सुनकर वो चारों तो बस अपना सिर आपस में हिलाती हैं। वो लोग बहुत देर से वहाँ खड़े हुए थे और अब तक हूर की कोई खबर भी नहीं थी। अभी तो आयु और यूवी दोनों ही बहुत घबरा गए थे और उनके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं।
तभी आयु अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए अपनी डरी और सहमी सी आवाज में उनसे पूछता है, भाई मेरी रैबिट को कुछ होगा तो नहीं ना? उसे हमारे पास आए हमसे मिले बहुत मुश्किल से 1 महीना हुआ है और इस बीच में उसके साथ कितना कुछ हो गया है। कुछ दिन पहले हूर की उस साइको बहन ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, उस पर जानलेवा हमला किया। अभी जब वो उस अटैक से जस्ट बाहर आई ही थी कि फिर से ये सब। मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही है भाई कि सब एक लड़की के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं। सब उस मासूम से इतनी नफरत करते हैं कि उसे चोट पहुंचाने के लिए भी वो कतराते नहीं हैं। दिस इज सो फैंटास्टिक। ये सब कहते हुए आयु की आंखों से कुछ आंसू भी आते हैं, पर वो अपने आंसुओं को हौसले पोंछ लेता है। इससे पहले कि यूवी आयु को कुछ समझाता, आयु वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है और इधर यूवी भी किसी बेजान से इंसान की तरह वहाँ मौजूद चेयर पर बैठ जाता है। यूवी और आयु को पहली बार ऐसा टूटा हुआ देखकर उन सबको शौक तो लगा था, पर उससे कहीं ज़्यादा उन सब का इस बात पर यकीन हो गया था कि हूर में उनकी जान बसती थी और भगवान न करे पर अगर हूर को कुछ हो गया तो तीनों भाई जीना भूल जाएंगे। वैसे हूर के मामले में आयुवी और आदित्य के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव था और इसमें शायद फिर से इतनी हिम्मत नहीं थी हूर को ओटी में अपनी ज़िंदगी के लिए तड़पता हुआ देखने की, तो इसलिए आयु वहाँ से बाहर की ओर चला गया था। यूवी भी अभी पूरी तरह से इमोशनल लेस हो चुका था। उसने अपने आंसुओं को इतनी परमिशन नहीं दी थी कि वो उसकी आंखों से बाहर आ जाएं। यूवी को ऐसे देखकर प्रिंसिपल भी यूवी के पास बैठते हैं और फिर उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं, युवराज, हमारी हूर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्ची है। वो इतनी कमज़ोर नहीं है बेटा कि इस छोटी सी फाइट में हार जाएगी। उसने तो अब तक सभी फाइट में विक्ट्री हासिल की है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें भी ज़रूर कामयाब होगी। बस उस पर से अपना विश्वास कम मत होने देना। और अंदर आदित्य है ना, वो उसकी हूर को कुछ भी नहीं होने देगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर यूवी तो बस अपना सिर हिलाता है। तभी नीचा चुपके से अलीना और अपने ग्रुप से कहती है, तुम सब यहीं रहो, मैं बाहर जाकर आयुष सर को देखती हूँ, कहीं वो प्रिंसेस के लिए खुद को ब्लेम करके खुद को तकलीफ ही ना पहुँचा रहे हों। इस वक्त जितनी आयुष सर को युवराज सर की ज़रूरत है, उतनी ही युवराज सर को आयुष सर की भी ज़रूरत है। अभी उन दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। मैं देखती हूँ सर को, पर अगर तब तक हो से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ मिले तो तुम सब मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, ओके गाइस। वो बस अपना सब सिर हिलाते हैं और निशा वहाँ से बाहर चली जाती है। दोस्तों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कहानियों को शेयर कीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।